नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले बात करेंगे फिर आ रही यूपी के लड़कों की जोड़ी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि वह इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले यूपी दौरे पर आए कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने भी कहा था कि कांग्रेस गठबंधन सहयोगी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी। उनके इस बयान से गठबंधन में एकजुटता का संदेश गया है। साथ ही ये आने वाले चुनावी समीकरणों को लेकर भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। वहीं अखिलेश यादव ने कानपुर के सीएमओ के तबादले को लेकर योगी सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाए। तो 2027 की लड़ाई के लिए जो रणनीति है समाजवादी पार्टी की, वो स्पष्ट तौर पर अब सामने आ चुकी है। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ ही उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इस बयान के बाद ये संकेत भी उन्होंने दे दिए हैं कि जो गठबंधन की एकजुटता है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये स्पष्ट संदेश अखिलेश यादव के द्वारा दिए गए हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कानपुर में सीएमओ और डीएम के जो विवाद को लेकर भी तंज कसा है। तो अखिलेश यादव ने 2027 मिशन 2027 के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। और जो कयास लगाए जा रहे थे कि 2027 में क्या समाजवादी पार्टी एकला चलो की रणनीति पर चलेगी या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, तो अब वो स्पष्ट हो चुका है। विकसित भारत बनाएंगे। इनके विकसित भारत का सपना क्या है? आखिरकार हम विकसित भारत किसको बोलेंगे? क्या विकसित भारत यही है कि जहां पर गरीब अपनी बेटी की भी शादी नहीं कर पा रहा है, न करा पा रहा है? क्या विकसित भारत में यही महंगाई होगी, मुनाफा इतना ही लोग कमाएंगे? विकसित भारत में यही इतना ही भ्रष्टाचार होगा? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का विकसित भारत का सपना क्या है? यही सपना है क्या उनका? और फिर हम धन्यवाद देना चाहते हैं एक बहुत प्रतिष्ठित न्यूज चैनल का, जिन्होंने कम से कम सत्य को सामने लाने का प्रयास किया। तो 2027 में साथ आएगी यूपी के दो लड़कों की जोड़ी। इसके स्पष्ट संकेत अखिलेश यादव ने दे दिए हैं। इंडिया गठबंधन के साथ अखिलेश यादव 2027 का चुनाव लड़ेंगे। तो यूपी के दो लड़कों की जोड़ी 2027 में भी जनता के सामने जाएगी। और इस खबर पर हमें अपडेट के लिए हमारे संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शिवा, इंडिया गठबंधन के साथ ही अखिलेश यादव 2027 का चुनाव लड़ेंगे, यानी कि यूपी के दो लड़कों की जोड़ी 2027 में फिर से एक साथ नजर आने वाली है। अखिलेश यादव ने ये स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। शिवा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शिवा, आप जिस प्रकार 2027 के मिशन की तैयारी अलग अलग पार्टियां करना शुरू कर चुकी हैं, ऐसे में अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि 2027 के चुनाव में वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो अब एक बार फिर से दो लड़कों की जो जोड़ी है वो 2027 के चुनाव में एक बार फिर से यूपी में दिखेगी। देखिए, 2027 का चुनाव मनोज आने वाला है और ऐसे में फिर से एक बार अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन का जो रिश्ता मजबूत हुआ है उसी के साथ और उसी के जो इरादे हैं उसी के दमखम पे वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। और जाहिर है कि पिछली बार जो चीजें विधानसभा चुनाव में सामने देखने को आई थी उसको जरूर दूर करेंगे। इसलिए लगभग रोज अखिलेश यादव अलग अलग अपने जो मोर्चा हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक सभा हो, मतलब मुस्लिम पसंदा समाज हो, मुलायम सिंह ब्रिगेड मोर्चा हो, तमाम लोगों के साथ बैठक करें। और आज भी यही हुआ कि पसमंदा समाज के लोगों के साथ आज अखिलेश यादव ने बैठक की और बैठक करने के साथ साथ जो भी समस्याएं उनकी पार्टी से जुड़ी कार्यकर्ताओं को होती हैं उसमें वो सुधार करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि हमने जो गलतियां की है पिछले चुनाव में उन सभी को
सुधारने का काम कर रहे हैं और सभी से सुझाव पत्र भी दे रहे हैं कि उनकी पार्टी में पार्टी वर्कर किस तरीके काम करेंगे और पार्टी के नेता के बीच में किस तरीके के रिश्ते रहेंगे, उन सभी को सही कर रहे हैं। और हमें लगता है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो इसलिए भी दिलचस्प होगा कि पिछली बार जो हमें लगता है कि सार्वजनिक रूप से जो गलतियां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम जो गठबंधन दल थे उनकी तरफ से देखने को मिली थी, उसको शायद सुधार करने के इस तरीके का एक दौर चल रहा है। तो ये अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो गठबंधन के रिश्ते के साथ ही होगा और मजबूती से मिलकर के वो 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल शिवा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि एक बार फिर से 2027 में यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी दिखेगी। गठबंधन के साथ ही 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ने जा रही। इंडिया गठबंधन के साथ ही आने वाला 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी। तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि क्या समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब स्पष्ट हो चुका है। और अब हम बात करेंगे विरोध की बात। सांसद से मुलाकात। कॉरिडोर और अध्यादेश का विरोध कर रहे गोस्वामी समाज की महिलाओं ने मथुरा सांसद हेमा मालिनी से मुलाकात की है। गोस्वामी समाज की महिलाओं ने सांसद हेमा मालिनी को ओमेक्स स्थित आवास पर ज्ञापन सौंपकर मंदिर, कॉरिडोर और लाए गए अध्यादेश को निरस्त करने की मांग की है। वहीं सांसद ने महिलाओं से मुलाकात कर ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। महिलाओं ने सांसद के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन पर कुछ दिनों तक विराम लगाने की बात कही है। तो बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर लगातार माहौल गर्म है। मंदिर, कॉरिडोर और अध्यादेश को निरस्त करने की वहां मथुरा के गोस्वामियों की लगातार मांग है और अब मथुरा के गोस्वामियों की महिलाओं ने सांसद हेमा मालिनी से मुलाकात की है और अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सांसद को दिया है। तो मंदिर, कॉरिडोर और अध्यादेश को निरस्त करने की मांग इन महिलाओं ने किया है। इसको लेकर सांसद हेमा मालिनी को ज्ञापन दिया है और हेमा मालिनी ने भी अब इन महिलाओं को आश्वस्त किया है कि उनका ये ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। तो लगातार मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर गोस्वामियों का जो विरोध है वो मुखर तौर पर सामने आ रहा है। ऐसे में अब वहाँ की सांसद हेमा मालिनी से वहाँ की महिलाओं ने मुलाकात की है और इस अध्यादेश और कॉरिडोर को लेकर उसको निरस्त करने की मांग की है। तो सांसद हेमा मालिनी से महिलाओं ने मुलाकात की है। मथुरा से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। गोस्वामी समाज की महिलाओं ने सांसद हेमा मालिनी से मुलाकात की है और अपनी समस्याओं से सांसद को अवगत कराया। मंदिर, कॉरिडोर और अध्यादेश को निरस्त करने की मांग की है। इससे संबंधित ज्ञापन सांसद हेमा मालिनी को महिलाओं के द्वारा दिया गया है। गोस्वामी लोग हैं, उनके मकान वही हैं। ठाकुर जी की सेवा अपरस में होती है। जैसे हमने नहा के कपड़े पहन के बस हम ठाकुर जी को छुएंगे, बीच में कोई हमें टच नहीं कर सकता। अगर तो गोस्वामी समाज की महिलाओं ने मुलाकात की है। सांसद हेमा मालिनी से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया है। सांसद ने भी इन महिलाओं को आश्वस्त किया है कि उनका ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। सुशील चौधरी हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आप गोस्वामी समाज की महिलाएं मथुरा में आज
सांसद हेमा मालिनी से मिली। मंदिर कॉरिडोर और अध्यादेश को निरस्त करने की अपनी मांग को लेकर वो सांसद से उन्होंने मुलाकात की है और एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सांसद को सौंपा है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? मैं आपको बता दूं कि वृंदावन में बिहारी कॉरिडोर को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। जो गोस्वामी समाज की जो महिला है वह लगातार प्रदर्शन कर रही है। वह लगभग 19 दिन से लगातार प्रदर्शन चल रहा है। वह आज सांसद हेमा मालिनी के आवास पे गई है, जो कि ओमेक्स स्थित आवास है। वहाँ पहुंची है। या पहुंचने के बाद सांसद हेमा मालिनी को ज्ञापन दिया है। वह चाहती हैं कि जो कॉरिडोर का जो अध्यादेश आया है उसको सरकार के निरस्त करे, जिससे कि जो पुण्य गलियां हैं वो खत्म ना हो और जो जिनका जो मंदिर के जो सेवायत है उनकी सेवा है उसमें कोई विघ्न न पड़े, सेवा चलती रहे। उनका कहना है कि जो अध्यादेश है उसको कैंसिल किया जाए। वह लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज सांसद हेमा मालिनी से भी मुलाकात की है। उन्होंने ज्ञापन दिया है। लगातार वह निवेदन कर रही है। आज जैसे सांसद हेमा मालिनी के पास पहुंची हैं तो उनका जो प्रदर्शन है वह लगातार जारी है। जी हाँ बिल्कुल सुशील, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सांसद से मुलाकात की है महिलाओं ने, गोस्वामी को महिलाओं ने मुलाकात कर अपनी समस्या से सांसद को अवगत कराया। और हम आगे बात करेंगे कहीं गर्मी तो कहीं बरखा, छाए बदरा। एक ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें कहीं गर्मी तो कहीं बरखा, छाए बदरा। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में दोपहर मौसम पूरी तरह से बदल गया। आसमान में घने बादल छा गए। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में तेज हवाएं चल रही। वहीं नोएडा और गुरुग्राम में बारिश के साथ ठंडी हवाओं ने मौसम को और सुहाना बना दिया। आपको बता दें कि भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को मौसम ने बड़ी राहत दी है। सुबह से ही बादलों की आवाजाही बनी रही और दोपहर बाद हल्की बारिश के साथ ठंडी हवाओं ने माहौल को सुहावना बना दिया। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2-3 दिनों तक बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। ऐसे में गर्मी से परेशान लोगों को आने वाले दिनों में भी राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल मौसम का ये बदला मिजाज लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आया है और फिजा को खुशनुमा बना दिया है। और अब हम बात करेंगे कड़ा पंजा, फर्जी रोडवेज बसों पर शिकंजा। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां एक निजी बस मालिक अपनी गाड़ी को रंग रोगन के जरिए रोडवेज बस का रूप देकर शासन को राजस्व क्षति पहुंचा रहा था। आज चेकिंग के दौरान बस पर नजर पड़ते ही आरटीओ प्रवर्तन सुभाष चंद्र राजपूत ने बस संख्या UP 14 HT 3780 को रोक जांच पड़ताल शुरू कर दी। बस का रंग, डिजाइन और लिखावट UP रोडवेज से मिलती जुलती देखकर पहले तो आरटीओ भी भ्रमित हो गए, लेकिन पहले से कराई गई निजी जांच पड़ताल में कन्नौज की तर्ज पर गढ़ की पुख्ता जानकारी होने से उन्होंने अभिलेख खंगाले तो सच्चाई सामने आ गई। एआरटीओ ने बस सीज कर 48,512 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही UPSRTC के ARM को FIR दर्ज कराने को कहा है। बस का परमिट निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तो कन्नौज के बाद अब फर्रुखाबाद में भी फर्जी वाड़ा पकड़ा गया है। रोडवेज की बस की तरह रंग रोगन कर प्राइवेट बस चलाई जा रही थी। इसको अब ARTO ने इस बस को पकड़ा है और कार्रवाई की है। हूबहू अब उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस की तरह कलर और उस पर रंग रोगन कराकर ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। और फर्रुखाबाद से हमारे संवाददाता सतीश गुप्ता ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, कन्नौज की तरह फर्रुखाबाद में भी फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। रोडवेज बस की तरह रंग रोगन कर प्राइवेट बस चलाई जा रही थी, जिससे परिवहन निगम को भारी क्षति पहुंचाई जा रही थी। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? हाँ,
हाँ, इसी में आज जिलाधिकारी जो हमारे यहाँ फर्रुखाबाद जिलाधिकारी अशोक कुमार द्विवेदी द्वारा जो दिशा निर्देश देकर उन्हें ARTO प्रवर्तन सुभाष चंद्र राजपूत द्वारा कायमगंज फर्रुखाबाद मार्ग पर आज सुबह चेकिंग की गई। अचानक तो एक रोडवेज के कलर की बस जिसपे दिल्ली आनंद विहार लिखा हुआ था, फर्रुखाबाद की तरफ से दिल्ली जा रही थी, उसको उन्होंने कायमगंज के निकट पकड़ लिया और उसमें जब चेक किया गया तो उसमें सवारियां भरी हुई थी दिल्ली के लिए, तो उन्होंने ले जाके वहां बस स्टैंड पे, रोडवेज बस स्टैंड पे उसे सीज कर दिया गया और उस पर पेनल्टी भी लगाई गई है, जुर्माना भी लगाया गया है। और ये बताया है उन्होंने ARTO प्रवर्तन सुभाष चंद्र राजपूत में कि इसका जो है परमिट भी निरस्त किया जाएगा और इसके जो मालिक हैं उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए ARM रोडवेज को कहा गया है। बिल्कुल सतीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कन्नौज के बाद अब फर्रुखाबाद में भी फर्जी बस पकड़ी गई है। रोडवेज की फर्जी बस चलाई जा रही थी जिससे राजस्व को भी भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा था। और अब हम बात करेंगे डूब क्षेत्र में सावधानी, प्रशासन की चेतावनी। कानपुर में गंगा नदी में डूबने से बीते 74 दिनों में 22 लोगों की मौत हो गई है। ADM FR विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि 1 अप्रैल से 13 जून 2025 तक हुई इन मौतों में लापरवाही और चेतावनी का अनदेखी प्रमुख कारण है। गंगा घाटों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग नियम तोड़कर गहरे पानी में उतर रहे हैं। मृतकों में से 8 विल्हौर, 7 सदर, 4 नरवल और 3 घाटमपुर तहसील के हैं। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि केवल सुरक्षित और अनुमति प्राप्त स्थलों पर ही स्नान करें और जोखिम भरे इलाकों से दूर रहें। हर तीसरे दिन एक व्यक्ति की जान जाने का ये आंकड़ा चिंता बढ़ा रहा है। सुरक्षा नियमों का पालन कर रही इस जानलेवा समस्या को रोका जा सकता है सुरक्षा के नियमों का पालन करके। इसलिए लोग सतर्क रहें और अपने परिवार की जान की सुरक्षा करें। बस लोगों की डूबने से मृत्यु हो जाती है। जो भी नदी है, चाहे गंगा नदी हो, चाहे यमुना जी हो या कोई भी और नदी हो, जिसमें डूबने के कारण अगर मृत्यु होती है दुर्घटनावश, तो उसमें उनके परिवारजनों को 4 लाख की दैवीय आपदा से सहायता दी जाती है, दैवीय आपदा मद से। ये अब तक कुल इस वित्तीय वर्ष में करीब 22 लोग ऐसे हैं जो ड्राउनिंग के केसेस में रिपोर्ट हुए थे। तहसीलों से इनकी संस्तुति आती है, उसके उपरांत उनको जो अनुमन्य धनराशि दी जाती है इनके परिजनों को। पाप का नाश करने वाली गंगा अब लोगों की जान ले रही है। गंगा में डूबकर मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 74 दिनों में लगभग 22 मौतें हो चुकी हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि गंगा के किनारे बने घाटों पर प्रशासन द्वारा तैनात किए गए सुरक्षाकर्मी बराबर निगरानी कर रहे हैं, मगर यह आंकड़े कुछ और ही बता रहे हैं। लगातार नियमों की अनदेखी करने के कारण यह घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब ऐसे में गंगा में डूबकर मरने वाले लोगों को सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। ADM FR ने बताया है कि आपदाओं में मरने वालों को अब सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान करी जाएगी। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और अब हम बात करेंगे साहब पुल बनवा दो। मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूं, मगर सफर मेरा इंतजार मत करना। किसी शायर की ये पंक्तियां सहारनपुर के जनप्रतिनिधियों पर सटीक बैठती हैं, जो वर्षों से क्षेत्रीय ग्रामीणों की मसखरा नदी पर पुल निर्माण की मांग को अनदेखा करते आ रहे हैं। मौसमी नदी का तेज बहाव पर लोगों के सामने लोगों के सामने आवागमन की दुश्वारियां बढ़ा देती हैं, जिससे मरीजों को अस्पताल और बच्चों को स्कूल कॉलेज पहुंचना टेढ़ी खीर साबित होता है। यह हम रिपोर्ट देखें। सहारनपुर जिले की तहसील बेहट से सटे गांव मुर्ताजापुर और बेहट के बीच में मशखरा नाम की बरसाती नदी है। मुर्ताजापुर गांव वैसे तो बेहट तहसील मुख्यालय से बहुत करीब है, लेकिन बेहट और मुर्ताजापुर के बीच से गुजरने वाली बरसाती नदी लोगों की दूरियां बढ़ा देती है। साथ का मौसम करीब आते ही मुर्ताजापुर, दयालपुर, नगला झंडावा, माझीपुर आदि दर्जनों गांव के बाशिंदों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि शिवालिक पहाड़ियों पर होने वाली बारिश के बाद मुर्ताजापुर के पास से गुजरने वाली बरसाती नदी में पानी का तेज बहाव आता है। स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं को यहाँ तो जान जोखिम में डाल नदी में आने वाले पानी के तेज बहाव को पार कर पढ़ाई करने
जाना पड़ता है या फिर 8 से 10 किलोमीटर का चक्कर काटकर जाना पड़ता है। इन दोनों विकल्पों के अलावा तीसरा रास्ता घर बैठना होता है। खास बात यह है कि गांव से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दूरी मात्र 200-300 मीटर होगी और अस्पताल पहुंचने में मात्र 5 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर किसी ग्रामीण के साथ कोई आकस्मिक घटना हो जाती है या गर्भवती महिलाओं को अस्पताल जाना हो तो पहुंचने के लिए 8 से 10 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। आजादी के बरसों बीत जाने के बाद भी जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट इलाके के गांव मुर्तजापुर के ग्रामीण एक अदद पुल बनवाने के लिए तरस रहे हैं। दरअसल जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट से सटे हुए गांव मुर्तजापुर और बेहट के बीच में मात्र 500 मीटर से भी कम की दूरी है, लेकिन बरसाती नदी होने के कारण और बरसात के मौसम में यहाँ ग्रामीणों को बेहट तक जाने के लिए लगभग 7, 8 और 10 किलोमीटर तक का सफर करना पड़ता है। मांग हमारे यहाँ देखो, ये बहुत हैवी रोड रास्ता है, बिहारीगढ़ तक जाने वाले लोग तहसील में आते हैं और वो हर आदमी परेशान है और 2 बच्चे स्कूल के इस नदी के पानी में डेथ हो चुकी है। बिल्कुल, यहाँ लोगों का कहना है कि जो है बरसाती नदी पार करते हुए जब बच्चे स्कूल जाते हैं और नदी में बहाव होने के कारण जो है 2 बच्चे यहाँ पानी में बह भी चुके हैं। इसके अलावा और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष सैनी, भारतीय किसान यूनियन क्रांति का मैं एक छोटा सा पदाधिकारी हूँ। और सर, मैं आपको बता दूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे को उठाया। और पिछले साल भी हमने जो है यहाँ पे लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था और ग्रामीण सभी ग्रामवासियों ने और पूरे क्षेत्रवासियों ने यहाँ पे धरना दिया था और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं सभी ने आश्वासन दिया था और 3 महीने का आश्वासन दिया था कि 3 महीने के बाद में हम लोकसभा चुनाव के बाद इस पुल के ऊपर काम लगवा देंगे। बाकी जब चुनाव हो चुका है, वोट लेकर के वो लोग जा चुके हैं, झूठा दिलासा उन्होंने दिया, झूठा दिलासा देकर के वो लोग जा चुके हैं। उसके बाद में काफी समय बीत गया है लोकसभा चुनाव को, उसके बाद में किसी ने भी गांव मुर्तजापुर की ये सुध नहीं ली कि भाई साहब आप जो है गारे में को चल रहे हो या पानी में को चल रहे हो, आपको क्या यहाँ पे समस्या है। बच्चों के स्कूल छूट जा करना, कितने छूट गए, बच्चे मर भी गए, बह भी गए और इतनी पहले था, बहुत पहले था। लेकिन सरकारें मुलायम सिंह की मुख्यमंत्री, मायावती मुख्यमंत्री और पता नहीं कितने मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस की भी रहे, सपा के भी रहे, बसपा के रहे, केवल आश्वासन दिया है और बाकी इसमें कोई प्रगति नहीं हुई। एक छोड़ रफ्ता भी नहीं बनवाया। क्या मांग करना चाहते हैं आप? मांग तो यह है कि पुल बन जाए तो बहुत अच्छा, बच्चों आने वाली पीढ़ी के लिए भी। सरकार विकास के दावे तो बहुत कर रही, लेकिन यहाँ के दावे सारे खोखले हैं। छोटे बच्चे, कितने ही बच्चे डूब गए और किसी प्रशासन को कोई किसी चीज की भनक नहीं पहुंची, कानों तक उनकी सुनाई नहीं गई। बच्चे जिसके गए परेशान वो है घर से, किसी का अकेला बच्चा हो, किसी के 1 बच्चा, किसी का 2 बच्चा, कुछ पता नहीं यार। आने जाने में स्कूल में भी समस्या हो, वैसे बहुत समस्याएं हैं, बहुत अड़चना पैदा हुआ है यहाँ बरसाती नदी की वजह से। ये देखो साहब, बहुत बुरा हाल है। किसी चीज के यहाँ धरना रखा गया था, कितनी जो है सरकार जो है बीजेपी की है और यहाँ के जो विधायक हैं जो भी आए थे यहाँ, उन्होंने आश्वासन दिया कि इलेक्शन से पहले यहाँ कुछ न कुछ कार्य होगा। आपके जो स्थानीय विधायक हैं, समाजवादी के विधायक हैं, क्या आपने उनसे मांग किया? उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? बस आए तो यहाँ करीब सारे ही थे, बीजेपी के आश्वासन दिया, सब नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार यहाँ इस तरह के हादसे हो चुके। अब देखना ये होगा कि स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस मामले को लेकर क्या कदम उठाते हैं। अब बरसाती नदी पर पुल बनाए जाने की ग्रामीणों की यह मांग कोई नई नहीं है। इससे पहले मुर्ताजापुर सहित कई गांवों के लोग धरना प्रदर्शन से लेकर चुनाव बहिष्कार की घोषणा तक कर चुके हैं। ग्रामीण चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान कर कई दिनों तक लगातार धरना दे चुके हैं। पुल नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ ग्रामीण कई दिन धरना दे रहे ग्रामीणों के बीच उस वक्त स्थानीय विधायक उमर अली खान सहित विभिन्न पार्टियों के नेता धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान पूर्व विधायक व भाजपा नेता नरेश सैनी के आश्वासन पर ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया था। अब ग्रामीणों का कहना है कि आश्वासन के बाद भी अभी तक पुल निर्माण की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे ग्रामीणों में रोष बना हुआ है और एक बार फिर आंदोलन का मूड बन चुका है। देखिए, ये मुर्तजापुर के अंदर पुल की बहुत सख्त आवश्यकता है, क्योंकि स्कूल के बच्चे वहां पर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनकी जान को खतरा रहता है, नदी पार करके जाते हैं।
और ये नदी का क्षेत्र है, पहाड़ी नदियों का इलाका है, यहाँ पे रैपिड फ्लड आता है, इतना तेज बहुत है पानी आता है कि बच्चों को संभलने का मौका ना मिले। तो यही मांग मैंने उठाई थी, ये कोडीखेड़ा नौरंगपुर वाले पुल के लिए भी, लेकिन आप लोगों की दुआ से वो तो हम लोग उसमें कामयाब हुए और वहाँ पुल का काम शुरू हो गया। हमने मुर्तजापुर के लिए भी आवाज़ उठाई थी, हम धरना स्थल पर भी रहे, हमने जनता के साथ भी हम वहाँ बैठे और बताया गया कि मंत्री जी ने वादा करा है कि बहुत जल्द को स्टार्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर के ऊपर हमने भी लखनऊ में पता करा है, अभी तक इसके नाम का कोई बजट लोगों ने अभी तक नहीं निकाला। मामले को लेकर स्थानीय विधायक उमर अली खान का कहना है कि वे पुल को बनवाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक पुल बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। प्रदेश में जगह जगह एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है, सड़कें और पुल बन रहे हैं। ऐसे में सीजनल नदी पर पुल निर्माण की मांग को दरकिनार किया जाना गले नहीं उतरता। ऐसे में सवाल है कि आखिर शासन और सरकार के साथ जिम्मेदार लोग पुल निर्माण की सुध क्यों नहीं ले रहे हैं। के न्यूज के लिए सहारनपुर से शेख परवेज आलम की रिपोर्ट। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।